हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आज के इस एपिसोड में लेकर आई हूँ BNC 502 BNC 5602 यूनिट 5। और देखिए यूनिट 5 मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगी। जैसा कि आपने यूनिट 4 में भी पढ़ा था कि जो मतलब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बस मैं एक बार, क्योंकि ये लास्ट यूनिट है और मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, आप लोगों से दूर जाना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपने देखा पिछले यूनिट में भी और पिछले कई यूनिट्स में आपने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टेक्निक यूज हुई थी, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जो प्री कॉलोनियल पीरियड में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, उस टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं जो आर्यभट्टा के आविष्कार थे, जो बारहमेहर के आविष्कार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न एज के आविष्कारों को आगे बढ़ाने में एक फाउंडेशनल नींव डाली। तो उस कारण से हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमें अपने कल्चर से जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे इनोवेशन कर पाएंगे, तभी हम अच्छे इन्वेंशन कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो छोटी सी बातें हुई, बातें तो होती रहेंगी। यूनिट 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। ये इसका पूरा सिलेबस है और मैं बता देती हूँ कि कौन सा आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो देखिए, सील्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद पॉटरी, पपेट्री, ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डांस का क्वेश्चन जो है लॉन्ग में 7 मार्क्स में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका उसके बाद फिर मैं आपको बीच में बताती रहूंगी। इंडियन सिनेमा का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार की तरह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से मूव ऑन करेंगे। और क्या कहते हैं, हमने इसमें PYQs बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं। देखिए, फिर आ गया डांस का क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से करिएगा। इन्होंने कहा है कि कुछ एंशिएंट ट्रेडिशनल डांसेस के एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, भरतनाट्यम है सबसे पहला। और भरतनाट्यम के बारे में अगर मैं और भी बताऊं, क्योंकि आपको पहला ओपनिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ हुआ था? ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है ये इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के टेम्पल्स में जो है वहां से शुरू हुआ, साउथ इंडिया के टेम्पल्स से, बेसिकली तमिलनाडु से, है ना। साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में भी कहां से? बेसिकली तमिलनाडु से। अगर हम और भी बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है दिस इज परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ये दोनों ही लोग इसे परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। और इसमें जो है ब्राइट कलर की ड्रेसेस पहनी जाती हैं। वीमेन जो है वो साड़ीज पहनती हैं और जो मैन है वो कलरफुल धोतीज पहनते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रही। कथकली, अगर हम कथकली की बात करें तो कथकली जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम कथा। कथा से आता है, कथा का मतलब ही होता है ए स्टोरी। तो इसमें डांस के माध्यम से एक स्टोरी बताई जाती है, एक तरह से नृत्य नाटिका टाइप की होती है। और यूजुअली ये एक सोलो परफॉर्मेंस होती है। इसको मतलब सोलो एक अकेला आदमी करता है इसको परफॉर्म। तो ये कथकली के बारे में है। अब अगर हम ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा से निकला है ये, उड़ीसा में मतलब उड़ीसा का डांस है। और बेसिकली ये एक सॉफ्ट डांस फॉर्म है। और अगर हम बात करें तो सेंसुअस और लिरिकल डांस फॉर्म है। इसमें दो मेजर पोस्चर्स होते हैं। दो मेजर पोस्चर्स क्या? त्रिभंगा होता है एक, तो यानी दो भंगिमाएं होती हैं, त्रिभंगा और चोक। अब आगे चलते हैं मणिपुरी। मणिपुरी डांस जो है वो मणिपुर का डांस है, जैसा कि पता ही चल रहा है। इसमें दो डिवीजन होते हैं, जागोई और चालोम, है ना। इसमें दो होते हैं, जागोई। इसके दो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन जगोई और दूसरा डिवीजन जो होता है इसका वो होता है चोलम, ठीक है। अब कथक आ गया फिर से। कथक जैसे कथकली है, ऐसे ही कथक जो है इसका अगर ट्रांसलेट करा जाए तो स्टोरी प्ले निकलता है। और स्टोरी प्ले का मतलब ही है कि इसमें जो है डांस में एक स्टोरी साथ साथ चलती है। ये जो डांस है, कथक जो डांस है, दैट इज पॉपुलर या फेमस फॉर इट्स मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। इसके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं। इसमें जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं, जो अटायर पहना जाता है, वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर का होता है और मेकअप इसका बहुत ही शानदार होता है। तो ये कुछ डांस फॉर्म थे। अब आते हैं टू ट्रेडिशनल म्यूजिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो नॉर्थ इंडिया का है, और कर्नाटक म्यूजिक है जो साउथ इंडिया का है। अब अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्टाइल होते हैं मैं आपको आगे बता देती हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है क्वेश्चन यहां से भी बन जाए आपका। तो आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो इनकम्प्लीट रह जाए।
इसकी स्टाइल, अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक के स्टाइल की बात करें तो ध्रुपद है, ठीक है, ख्याल है इसका, ठुमरी है, तराना है, अगर और भी बात करें तो गजल है, कव्वाली है, और भी बात करें तो कीर्तन और भजन भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के ये सारे एग्जाम्पल हैं, यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक के ये सारे स्टाइल हैं। अब अगर हम कर्नाटक म्यूजिक की बात करें तो कर्नाटक म्यूजिक जो है नॉर्थ इंडिया का है, और ये बेसिकली दो चीजों पर आधारित है, बेस्ड ऑन, ये बेस किस पर है, दो चीजों पर आधारित है, राग और ताल, राग और ताल पर आधारित है। बेसिकली इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वीणा, वायलिन और जो है मृदंगम, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें जो संगीत होता है भक्ति संगीत होता है। बेसिकली भक्ति संगीत का मतलब है हायमन्स होती हैं, भजन मतलब, है ना, ये सारी चीजें जो है कर्नाटक म्यूजिक में आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दो स्टाइल है, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक कर्नाटक म्यूजिक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आएगा, मैं उसमें भी आपको डिस्कस कर दूंगी, लेकिन बेसिकली अगर आप किसी कारण से आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहीं से पता कर लीजिए। अब आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर पार्ट्स ऑफ द अशोका पिलर। अशोका पिलर जो है वो एक आइकॉनिक सिंबल है हमारे देश का। मेजर पार्ट्स जो हैं अशोका पिलर के वो क्या हैं, चार पार्ट हैं। बेस, बेस का मतलब जो नीचे का बेस है, फूटिंग जो है, शाफ्ट जो पिलर अपने आप में है ना, फिर कैपिटल जो टॉप पार्ट है, इसमें ऑफन इंटीग्रेटेडली कार्व्ड, ये बहुत ही बारीक रूप से, इंटीग्रेटेडली का मतलब है बारीक रूप से इसमें कार्विंग की गई है, खुदाई की गई है, मीन्स बारीक नक्काशी की गई है एक तरह से, ठीक है। अबेकस है द स्क्वायर और सर्किल बेस ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का यानी कि ऊपर की पार्ट का अबेकस, जैसे इस तरह से करके अबेकस है। फिर एनिमल फिगर है, यूजुअली ए लॉयन और अदर सिंबॉलिक एनिमल, बेसिकली एक लॉयन है और कुछ एक सिंबॉलिक एनिमल है टॉप पर, ठीक है। तो ये चार पार्ट हैं इसके। अब आता है राइट ए नोट ऑन कल्चरल हेरिटेज। कल्चर, ये इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखिए, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज जो है वो एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है, एक वाइब्रेंट कथानक है, किसका, ट्रेडिशंस का, परंपराओं का, आर्ट का और बहुत सारी वैल्यूज का, जो मिलेनिया यानी शताब्दियों तक, एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक, एक से दूसरी जनरेशन तक कहीं ना कहीं पास ऑन होती जा रही हैं, एक से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती जा रही हैं। इट एनकम्पासेस क्लासिकल डांसेस। अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्लासिकल डांसेस हैं। अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने ओपनिंग क्वेश्चन बताया है वो उसका ही आंसर आपको सब जगह लिख देंगे आप। भरतनाट्यम है, कथक है, म्यूजिक फॉर्म्स हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक है जो आपको आगे पढ़ा दिया है ना, पीछे पढ़ा दिया। फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। इंडिया का आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडिया का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कल्चरल हेरिटेज को कहीं ना कहीं एग्जिबिट करता है, शो करता है। जैसे कि ताजमहल से लेकर एंशियंट टेम्पल, है ना, सूर्य कोणार्क टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर एंडलेस। तो ताजमहल, एंशियंट टेम्पल्स, है ना, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, ये सब जो है इसकी भारत की रिच हिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। इंडिया का कल्चरल हेरिटेज जो है वो रिच ब्लेंड है, रिच मिश्रण है, ब्लेंड का मतलब मिश्रण है, डाइवर्स लैंग्वेजेस का, क्यूजाइंस का मतलब बहुत सारी खान पान, है ना, खान पान का, और बहुत सारी क्राफ्ट यानी कलाओं का, स्किल्स का। तो ये छोटा सा नोट हो गया। एक ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। राइट ए नोट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या है। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब है जिसमें आर्टिस्ट अपनी बॉडीज का यूज करता है, अपनी वॉइसेस का यूज करता है और अपनी प्रेजेंस को फील कराता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देने के लिए लाइव ऑडियंस के समक्ष। जहां पर ऑडियंस लाइव होती है, नंबर एक क्या है कि आर्टिस्ट अपनी बॉडीज का यूज करता है, अपनी वॉइस का यूज करता है और अपनी प्रेजेंस का यूज करता है, यानी अपने जेस्चर पोस्चर का यूज करता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, किसी भी कलात्मक एक्सप्रेशन को पहुंचाने के लिए एक लाइव ऑडियंस को, सामने बैठी हुई ऑडियंस को। इसके जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं वो है म्यूजिक, डांस, थिएटर और ड्रामा। कुछ और भी फॉर्म्स की बात करें तो वो स्टैंड अप कॉमेडी है, आपको आज से रिलेट करेंगे आप,
है ना। सर्कस आर्ट है जो पहले बहुत चलती थी और अभी भी जब आपके यहाँ कुछ जैसे ये मेरठ का वो होता है ना, एक कौन सा मेला होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा फेमस मेला होता है, उसमें चलती है सर्कस आर्ट। जब भी आपके शहर में कुछ स्पेशल मेले लगते हैं तो नुमाइशें, है ना, नुमाइश लगती हैं तो वहां पर सर्कस आर्ट होती हैं। पपेट्री कल्चरल परफॉर्मेंस, पपेट शो, है ना, पपेट शो ये पहले बहुत होते थे, अभी थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, है ना। प्रिजर्विंग डेस्टमेंट, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं एंड ये सारी जो चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, ये कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट कर रही हैं, एम्पैथी को प्रमोट कर रही हैं, प्रिजर्व कर रही हैं, संरक्षित कर रही हैं और डिसमिनेट कर रही हैं, यानी फैला रही हैं। और क्या कर रही है ये, यानी ये इनके पर्पस क्या है, यहां पर ये डाल लीजिएगा पर्पस क्या है इसके, प्रिजर्व करना, डिसमिनेट करना और कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट करना, एम्पैथी को प्रमोट करना। फिर ये कम्युनिकेशन डेवलप करती हैं। भाई एक जगह बहुत सारे लोग आते हैं, आप मेले में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो कम्युनिकेशन भी तो होता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, इनोवेटिव स्किल्स को और क्रिएटिव स्किल्स को ये आगे ले जाती हैं, बढ़ाती हैं, है ना। क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं, एनहांस करती हैं। और इन चीजों के माध्यम से देखिए, कई बार हम स्टैंड अप कॉमेडी, कई बार हम सर्कस आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ड्रामा, है ना, इनके माध्यम से हम बहुत सारे मैसेज देते हैं सोसाइटल इश्यूज पर। सोसाइटल इश्यूज यानी समाज के जो इश्यूज पर हम बहुत सारी अवेयरनेस फैलाते हैं, जैसे पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पर, डिफॉरेस्टेशन पर। तो हम बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाते हैं इन सब कलाओं के माध्यम से। डिफाइन थिएटर, थिएटर को डिफाइन करवाया है। थिएटर क्या है, एक लाइव परफॉर्मेंस आर्ट है जिसमें एक्टर्स या डांसर्स, बेसिकली एक्टर्स जो है या परफॉर्मर्स, एक्टर्स, डांसर्स या परफॉर्मर्स जो है स्टेज पर गेटअप होते हैं, खड़े होते हैं और एक स्टोरी, एक भावना और एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं लाइव ऑडियंस के समक्ष। तो थिएटर एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी लाइव परफॉर्मेंस है जिसमें एक्टर, डांसर और परफॉर्मर्स जो है किसी स्टोरी या किसी इमोशन को आगे रखते हैं, किसी आइडिया को आगे रखते हैं लाइव ऑडियंस के समक्ष। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन थिएटरिक आर्ट, थिएटरिक आर्ट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सप्रेशन की, यानी भाव भंगिमा की, है ना। अगर आपके भाव भंगिमा अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने रोल को प्ले कर पाएंगे और जनता तक वो विचार पहुंचा पाएंगे जो वो रोल कहना चाहता है। डायलॉग डिलीवरी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ डायलॉग्स अपनी डायलॉग डिलीवरी के कारण जनता के माइंड पर दशाब्दियों तक, मिलेनियाज तक, है ना, सेंचुरीज तक छाप छोड़ते हैं। जैसे सनी देओल का वो है ना कि 2.5 किलो का हाथ, या फिर मुझसे दोस्ती करोगे, एक पिक्चर थी उसमें दोस्ती में नो सॉरी, नो फ्रेंड्स, नो थैंक यू, है ना। और ये सलमान खान का एक फेमस डायलॉग है कि जब मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, और बहुत सारे डायलॉग्स हैं। तो ये डायलॉग डिलीवरी बहरहाल इसमें थिएट्रिक आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन के साथ साथ। इसके अलावा क्रिएटिविटी और कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सह पात्रों से जुड़ पाते हैं, क्रिएटिविटी अपने रोल में ला पाते हैं, तो आप कई बातें जब आपकी स्क्रिप्ट में नहीं भी लिखी हैं, आप खुद से क्रिएट कर लेंगे एज पर द डिमांड ऑफ योर रोल, है ना। तो रोल की डिमांड को देखते हुए फिर आपके जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इस तरह से भी करके लिख दीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ थिएटर, थिएटर के फॉर्म्स क्या क्या है। थिएटर के फॉर्म्स जैसे मैंने ऊपर भी बताया, ड्रामा है, कॉमेडी है, ड्रामेडी है। कॉमेडी, ट्रेजेडी भी यहां लिख सकते हैं। ड्रामेडी का मतलब है कि ड्रामा और कॉमेडी से मिलकर बना है, तो एक ऐसी कॉमेडी जो ड्रामा के थ्रू दिखाई जा रही है। इसके अलावा म्यूजिकल्स भी हैं, है ना। इसके ये फॉर्म्स आपको नहीं पता होंगे। ओपेरा भी इसका एग्जाम्पल है, बैलेट भी इसका एग्जाम्पल है, और मीम जो आजकल चल रहे हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पपेट्री वाला, पहले भी मैंने बताया था। पपेट्री का मतलब है एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम डॉल लाइक फिगर्स को, है ना, डॉल की तरह से दिखने वाली फिगर्स को, जिनको कि हम पपेट बोलते हैं, कठपुतलियां बोलते हैं, उनको क्रिएट करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको मतलब अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं परफॉर्मेंसेस के लिए। और कहां पर, लाइव परफॉर्मेंसेस में या फिर थिएटर्स में। जब हम थिएटर्स में और लाइव परफॉर्मेंसेस में डॉल लाइक फिगर्स को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उनको
डांस कराते हैं और क्रिएट करते हैं, तो वो पपेट्री होता है। ये एक एनिमेटेड विजुअल आर्ट है। देखिए ये जरूर याद रखिएगा, ये एक एनिमेटेड विजुअल आर्ट है जिसमें पपेटर जो है मतलब कठपुतली वाला जो है वो पपेट को क्या कराता है, टॉक कराता है, सिंग कराता है, डांस कराता है और बिहेव लाइक ह्यूमंस, है ना। एक पपेट से कैसे बात करवाता है, पपेट बात करती है। जैसे आपने दिल है तुम्हारा में देखा था ना, समीर की पपेट जो थी, है ना, जिसमें प्रीति जिंटा थी और महिमा चौधरी थी और ये थे जिमी शेरगिल थे। तो जिमी शेरगिल की जो पपेट थी ना, वो उसे क्या करा रही थी, टॉक करा रहा था वो उसको, है ना। जब उसे प्रपोज करना होता था प्रीति जिंटा को, तो वो पपेट से बुलवाता था। तो टॉक, सिंग, डांस और बिहेव लाइक ह्यूमंस। टाइप्स अगर हम बात करें तो देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हैंड पपेट यानी जो हाथ से करने वाली पपेट है। मैरियोनेट्स जो होती हैं, मैरियोनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रिंग पपेट्स होती हैं, स्ट्रिंग पपेट्स, ठीक है। शैडो पपेट होती हैं फिर, और वेंट्रीलोक्विस्ट डमीज होती हैं, वेंट्रीलोक्विस्ट डमीज होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लव पपेट भी होती है। आपने देखा होगा कि ग्लव का मतलब दस्ताना, दस्ताने वाली पपेट होती है। रॉड पपेट होती है, रॉड मतलब छड़ी वाली पपेट, है ना। तो ये भी कुछ पपेट्स के एग्जाम्पल हैं। पर्पस क्या है इसका, पपेट्री का पर्पस क्या है, स्टोरी टेलिंग करना, कोई स्टोरी के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा ना, नुक्कड़ नाटक होते हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ, इसमें भी इसी तरह से कुछ एक मैसेज दिया जाता है स्टोरी के माध्यम से। टू एजुकेट पीपुल, है ना, लोगों को एजुकेट करना। टू एंटरटेन पीपुल, लोगों को एंटरटेन करना। सोशल कमेंट्री, किसी भी सामाजिक प्रथा पर कमेंट्री करना। कल्चरल प्रिजर्वेशन, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। और ये एक काइंड की थेरेपी भी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पिरेशन देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देती हैं, राइट। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, और आपको वैसे भी जानना जरूरी है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट क्या होता है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है 1952, एक तो ये याद रखिएगा, ये एक की लेजिस्लेशन है जो फिल्म इंडस्ट्री को, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को जो कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, संचालित कर रहा है। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, ये हेडिंग डालकर लिखिएगा। फिल्म को सर्टिफिकेट देना कि फिल्म ये जो है वो मतलब इसमें कोई अश्लीलता तो नहीं है, न्यूडिटी तो नहीं है, बहुत ज्यादा वल्गैरिटी तो नहीं है, या किसी धर्म समुदाय की भावनाओं को कहीं ना कहीं ये मतलब सैबोटाज तो नहीं कर रही है, सैबोटाज तो नहीं कर रही है। तो फिल्म सर्टिफिकेशन देना, सीबीएफसी सेटअप देना। सीबीएफसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सेटअप कराना, जो ये एक ऐसा बोर्ड होता है सीबीएफसी जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है ना। फिल्मों की कैटेगरीज होती हैं, आपने देखा होगा कभी, तो यू कैटेगरी, ए कैटेगरी, है ना, यू ए कैटेगरी। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, यू ए कैटेगरी और एस कैटेगरीज। तो ये फिल्मों की कैटेगरी सुनिश्चित करता है, एंश्योर करता है। रेगुलेट कंटेंट एंड एग्जीबिशंस, फिल्म में पूरी फिल्म को देखकर उसके कंटेंट को जो है लीगल एक वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये कंटेंट आगे पब्लिक को दिखाने लायक है भी या नहीं है। और एग्जीबिशन करना। प्रोहिबिशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का प्रोहिबिशन करना, कंटेंट पर मतलब प्रोहिबिट करना, उसको मतलब रोकना। दैट अंडरमाइंस नेशनल इंटीग्रिटी, ऐसा कंटेंट रोकना, ऐसे कंटेंट पर बैरियर लगाना, ऐसे कंटेंट को प्रोहिबिट करना, रोकना जो किसी राष्ट्रीय अखंडता को अंडरमाइन कर रहा हो, पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अंडरमाइन कर रहा हो, या किसी की नैतिकता को अंडरमाइन कर रहा हो, या ऐसे कंटेंट को रोकना जो वायलेंस को प्रमोट करता हो, है ना, या एंटी सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट करता हो। तो देखिए ये सारे इसके जो है फीचर्स हैं और पर्पसेस हैं। मेन फीचर्स यानी मेन पर्पस है, नीड भी आ गई इसमें, इंपॉर्टेंस भी आ गई इसमें, ठीक है। What are the three main stages of एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर? तो देखिए 3 स्टेजेस की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट स्टेज में 3rd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी बीसी तक था। और अगर हम इस स्टेज के आर्किटेक्चर की बात करें तो एग्जाम्पल है अजंता की केव्स, सांची का स्तूप, है ना, हिंदू टेम्पल,
दूसरा आता है हिंदू टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल की बात करें, बुद्धिस्ट के बाद हिंदू टेम्पल जो है वो 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी CE से 13th सेंचुरी CE तक था। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो खजुराहो और कोणार्क के टेम्पल का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इंडो इस्लामिक जो है वो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट्स आते हैं। राइट द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स। देखिए सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अगर हम बात करें कि सील क्या है, पहले आपको जान लेना चाहिए कि सील होती क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि सील्स कैन बी कंपेयर्ड विद स्टैम्प्स ऑफ प्रेजेंट एज। सील्स कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैम्प्स ऑफ प्रेजेंट एज। जो आज के युग में स्टैम्प्स की वैल्यू है ना, आप अपने कॉलेज में जाते होंगे तो आपको आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प लगती है ना, तो वो है। सील्स आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर ट्रेड। सील्स का प्रोडक्शन क्यों हुआ कि प्राइमरली इनको ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, कॉमर्स के लिए और प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। तो ये तो मोटा मोटी 3 पर्पस हो गए, ट्रेड, कॉमर्स और प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। कुछ और भी पर्पस की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करती थी, डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता को वेरीफाई करती थी। जैसे आज भी आपके डॉक्यूमेंट्स पर सील या स्टैंप लगती है। ये जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल फॉर अनऑथराइज्ड पीपल। अनऑथराइज्ड पीपल जो अवैधानिक लोग हैं उनकी पहुंच से दूर उनको, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपके पास एसेट है, पूंजी है, उस पर सील लगी है, तो ये जो है ये इस बात का सबूत था कि ये आपकी संपत्ति है और ये अनऑथराइज्ड पीपल इसे यूज नहीं कर सकते। टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सेंडर को आइडेंटिफाई करना। टू मार्क एज ए सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, हेरिटेज और प्रेस्टिज। ये प्रेस्टिज का, अब ये एक नया है, ये जो सील्स थी ना, ये राजा महाराजा, मतलब ये किसी की प्रेस्टिज का, किसी के ऑनर का भी सिंबल थी, प्रतीक थी। जैसे राजा महाराजाओं के पास सील होती थी तो वो उनकी प्रेस्टिज का, ऑनर का, पावर का भी प्रतीक थी। प्रिवेंट टेम्परिंग, टेम्परिंग को रोकने के लिए भी यूज की जाती थी। एक्सप्लेन द टर्म मार्शल आर्ट। अब देखिए ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैंने कुछ और भी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। मार्शल आर्ट का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मार्शल आर्ट क्या होती है? ये बहुत सारी कम्बैट प्रैक्टिस, कम्बैट का मतलब मल्ल युद्ध प्रैक्टिसेस की विभिन्न फॉर्म्स को कहा जाता है। ये जो प्रैक्टिस है इसमें क्या क्या होता है? एक तो फिजिकल टेक्निक इन्वॉल्व होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और मेडिटेशन होता है। और ये इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के ब्लेंड से, इन तीनों के मिक्सचर से हम क्या करते हैं? बॉडी और माइंड का कंट्रोलिंग करते हैं। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है ईस्ट एशियन ट्रेडिशंस से निकल कर आता है, जहां पर कराटे, जूडो, कुंफू होते थे। पर्पस की बात करें तो बेसिकली सेल्फ डिफेंस इसका पर्पस है, अपनी आत्म सुरक्षा करना। स्पोर्ट के लिए भी ये यूज किया जाता था, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। नाउ इंक्लूड्स आर्म्ड एंड अनआर्म्ड सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। अगर हम स्कोप की बात करें तो आजकल आर्म्ड और अनआर्म्ड सिस्टम में वर्ल्ड वाइड इनका यूज किया जाता है। ऊपर हमने पपेट्री तो पढ़ लिया था लेकिन पॉटरी नहीं पढ़ा था। तो जो पॉटरी है ये एक आर्ट है जिसमें हम शेप देते हैं, फायर, क्ले को फायर करते हैं, क्ले को मतलब मिट्टी को हम आग में तपाते हैं, व्हील को मूव करते हैं, पहिए को चलाते हैं। किस लिए? शेप करते हैं, फायर करते हैं और मूविंग व्हील करते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा, है ना। सबसे पहले मूविंग व्हील लिखिएगा, है ना। उसके बाद सेकंड पर आप लिखिएगा फायरिंग क्ले, नहीं सॉरी, फिर लिखिएगा शेपिंग, शेप ही तो देते हो भाई। उसके बाद लिखिएगा फायरिंग क्ले, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाकर लिख लीजिएगा। टू क्रिएट फंक्शनल एंड डेकोरेटिव पीसेस, क्रिएटिव और फंक्शनल पीसेस को क्रिएट करने के लिए, जैसे आप दिया बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, है ना। पॉटरी इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डेकोरेटिव एंड फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ क्ले। क्ले से फंक्शनल और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने की एक प्रोसेस है, शेप करके, मोल्ड करके और फायर करके। ये इतना ही बहुत है। The object created can range from simple cups and plates to complex figurines and sculptures.
देखिए, अब जो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जा सकते हैं उनकी रेंज कहाँ तक जाती है, छोटे साधारण से कप प्लेट से लेकर, साधारण से दियाज से लेकर, इनकी रेंज जो है वो कॉम्प्लेक्स फिगराइंस तक जाती है। इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी बनती हैं, है ना। जैसे आपने देखा डांसिंग डॉल की फिगर, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और बहुत सारी स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। व्हाट आर द मेजर केव आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर केव आर्किटेक्चर्स की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। तो अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में मिलती हैं, एग्जाम्पल इसके बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं। एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में मिलती हैं, ये भी एग्जाम्पल हिंदू बुद्धिस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में मिलती हैं, ये भी महाराष्ट्र में मिलती हैं, और हिंदू स्कल्पचर्स ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा मतलब। बराबर केव्स जो हैं वो बिहार में मिलती हैं। एंशियंट मौर्यन केव्स इसके एग्जाम्पल हैं। उदयगिरी और खंडागिरी के केव्स उड़ीसा में मिलती हैं। जैन केव्स विद कार्विंग्स, है ना। बदामी केव टेम्पल्स कर्नाटका में मिलते हैं, और हिंदू जैन बुद्धिस्ट केव्स हैं। व्हाट आर स्तूपाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आप कह रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको एक बार बाद में बता दूंगी सारे बिल्कुल एकदम फाइनलाइज, है ना। अभी आप पढ़ लीजिए बस। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ये जो है स्तूपा क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते थे जो डोम शेप के होते थे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, डोम शेप का होता था, और ये कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट का, जो हमारी आत्मा को आलोक मिलता है, उसके पाथ का, उसके रास्ते को सिंबलाइज करते थे। यानी कैसे व्यक्ति को धर्म ज्ञान होता है, कैसे व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, उसके रास्ते को सिंबलाइज करते थे। बेसिकली मेडिटेशन, ध्यान और प्रेयर के लिए यूज किए जाते थे। कंटेंट रेलिक्स एंड और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स, इसमें पवित्र ऑब्जेक्ट्स, रेलिक्स मतलब पवित्र ऑब्जेक्ट्स इसमें समाहित होती थी, और ये बेसिकली सर्कुमेम्बुलेटरी पाथ के होते थे, यानी गोल गोल होते थे। ठीक है। फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड में पाए जाते हैं। 2 फेमस स्तूप कौन कौन से हैं, महाबोधि स्तूप है जो बोध गया में है, और ये उस स्पॉट को मार्क करता है, उस जगह को मार्क करता है जहां बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त करा था, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। ग्रेट स्तूपा, ये देखिए, ये ध्यान रखेगा, ग्रेट स्तूपा एट सांची, सांची का ग्रेट स्तूप जो है वो आइकनिक एग्जाम्पल है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का। एंशिएंट पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, भीम बेटका, लास्कोसस, ये फ्रांस में पाई जाती है। इजिप्टियन, वैली ऑफ द किंग्स टॉम पेंटिंग्स, है ना। ग्रीक, रोमन, ये देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इंडिया की पेंटिंग की बात करें तो अजंता एलोरा का एग्जाम्पल है। चाइनीज की पेंटिंग की बात करें तो लैंडस्केप, सिल्क पेंटिंग्स। अफ्रीकन रॉक आर्ट की बात करें तो तसील आजिर, है ना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो ये हमारा ब्रीफ नोट ऑन इंडियन आर्किटेक्ट इन एंशिएंट इंडिया, राजस्थानी आर्किटेक्चर, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर केव आर्किटेक्चर, अगर हम बात करें और कंपेयर, ये एक नया क्वेश्चन है, कंपेयर द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्किटेक्चर इन, अब हम पहला पढ़ रहे हैं इंडियन आर्किटेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो इंडियन आर्किटेक्ट थे, तो देखिए कुछ अमेजिंग आर्किटेक्ट थे एंशिएंट इंडिया में, जिन्होंने आर्किटेक्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने में, कंट्री की आर्किटेक्चरल विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पहला उनमें है मायन। मायन जो है वो एक लीजेंडरी आर्किटेक्ट हुआ करता था, एक अच्छा वास्तुशास्त्री हुआ करता था, आर्किटेक्ट हुआ करता था, एक ऐसा इंजीनियर हुआ करता था जिसने क्या करा, सिटी ऑफ लंका को बसाया, है ना। रामायण एपिक में जो सिटी ऑफ लंका को बसाया, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है, आपको आज पहली बार पता लगा होगा, है ना। विश्वकर्मा भगवान, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हर साल 17 सितंबर को आपके यहाँ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है, तो आपको ये बात पता ही है। एक डिवाइन आर्किटेक्ट थे, क्राफ्ट्समैन थे, जिन्होंने आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन की जो पैट्रॉन डीटी है, ये उसके मतलब पैट्रन डीटी देवता समझे जाते हैं, यानी आर्टिसन कलाकारों और क्राफ्ट्समैन के ये एक महत्वपूर्ण देवता, एक मतलब एक मेन देवता समझे जाते हैं। ही इज सेड टू हैव डिजाइन्ड द सिटी ऑफ द्वारका, इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, इन्होंने द्वारका की सिटी की डिजाइनिंग करी, पुष्पक विमान की डिजाइनिंग करी लॉर्ड ब्रह्मा के लिए, है ना। तो ये याद रखिएगा, आपको शायद ना पता हो तो ये याद रखने वाली बात है।
मंदनासूरी, ये 15वीं शताब्दी के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने राजबल्लभ ग्रंथ लिखा, जो एक ऐसी ट्रिटाइज है, एक ऐसी बुक है जो आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग पर लिखी हुई है। तो देखिए ये भी याद रखने वाली बात है। कुछ और भी एग्जाम्पल इंडियन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला अगर नाम हम ना लें तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी, अजंता और एलोरा की केव्स। ये क्या है? ये रॉक कट आर्किटेक्चर को दिखाती हैं, किस तरह से चट्टानों को काटकर हमने निर्माण किए हैं उसको दिखाती हैं। नंबर 2 पर आता है सांची के ग्रेट सांची स्तूप, जो कि सांची में है। ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, एक बहुत अनोखा एग्जाम्पल है। अगर हम थर्ड नंबर पर खजुराहो के टेम्पल को छोड़ दें तो भी नाइंसाफी होगी। तो खजुराहो के टेम्पल जो अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए, स्कल्पचर्स के लिए प्रसिद्ध है, एक बारीक नक्काशी के लिए। इंट्रिकेट कार्विंग्स का मतलब है बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ हम्पी, हम्पी का सिटी जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो विजयनगरा आर्किटेक्चर को दिखाता है। तो देखिए ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, विजयनगरा आर्किटेक्चर को क्या दिखाता है? हम्पी वाला सिटी। ये आर्किटेक्चर और इनके जो वर्क्स हैं वो आज की इंडिया की रिच कल्चरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। मेजर केव आर्किटेक्चर, ये पहले भी पढ़ा था, अजंता केव्स ये इसमें हुआ, महाराष्ट्र के हैं। बुद्धिस्ट केव्स विद फ्रेस्कोज एंड स्कल्पचर्स। एलोरा केव्स जो है वो ये आप याद रखिएगा, इसमें 34 केव्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन आर्किटेक्चर है, देखने को मिलता है। एलिफेंटा केव्स, हिंदू केव्स विद रॉक कट स्कल्पचर्स, चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। बाराबर केव्स जो हैं वो बिहार में है, मैंने पहले भी बताया था। ये एंशिएंट केव्स हैं जो रॉक कट आर्किटेक्चर को दिखाती हैं। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, ये उड़ीसा में है, जैन और हिंदू केव्स हैं, स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस के साथ, खुदाई के साथ, नक्काशी के साथ। बादामी केव टेम्पल्स जो है वो हिंदू और जैन केव्स हैं जिसमें बहुत सारी कार्विंग्स है, नक्काशी और बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये केव्स जो हैं वो इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी, विभिन्नता को दिखाती हैं। ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर, यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर में क्या अंतर था। देखिए तो हम बात करें अगर, तो ये इसको आप ना इस तरह से लिखिएगा, पार्टीशन करके, इंडो इस्लामिक एक तरफ और क्या कहते हैं इंडियन आर्किटेक्चर एक तरफ। अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मुगल पीरियड में उभर कर आया, जिसमें इस्लामिक और इंडियन स्टाइल दोनों मर्ज किए गए थे, है ना। इसमें अगर इसको हम कैरेक्टराइज्ड करें तो इसमें आर्क होते थे, डोम्स होते थे यानी गुंबद होते थे, मिनारेट्स होती थी, मॉस्क्स होती थी, मस्जिदें होती थी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है मार्बल का यूज किया गया, सैंडस्टोन और इंटीग्रेट टाइल वर्क का यूज किया गया, बारीक टाइल वर्क का यूज किया गया। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लाइम यानी चूने का प्रयोग किया गया। मॉस्क जो थी वो ओपन होती थी, लाइट होती थी, है ना। एग्जाम्पल है ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। अब अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसमें बहुत सारे स्टाइल थे, जैसे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, खजुराहो, अंगोर वाट का, है ना। बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, स्तूपास और मोनेस्ट्रीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मठ। ड्राविडियन स्टाइल की बात करें तो इसमें तमिलनाडु के टेम्पल आ सकते हैं। इसमें बेसिकली स्टोन, वुड और ब्रिक इंटीग्रेट कार्विंग्स का इस्तेमाल करा गया था, जैसे इसमें जो है एक्सेसिव यूज ऑफ लाइम का यूज किया गया था, मार्बल, सैंडस्टोन, टाइल वर्क का यूज किया गया था। तो यहाँ पर स्टोन, वुड और ब्रिक इंटीग्रेट कार्विंग्स का इस्तेमाल हुआ था। स्कल्पचर्स थे, बहुत सारी मूर्तियां थी। पिलर्स का यूज हुआ है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने आर्क और डोम्स, मिनारेट्स और मास्क का यूज किया था। इन्होंने क्या करा है, इंडियन ने क्या करा है, पिलर्स और मंडप होते थे, है ना। इसमें बहुत कम मात्रा में लाइम का यूज होता था, वो तो एक्सटेंसिव यूज करते थे, यहाँ पर वेरी लिमिटेड यूज ऑफ लाइम। टेम्पल डार्क और क्लोज्ड होते थे, और ये इनका क्या था, इनके जो है मॉस्क लाइट और ओपन होते थे। एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, एलोरा केव्स। ये स्टाइल एक दूसरे से प्रभावित थे, और इससे क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे, तो लेटर ऑन क्या हुआ, दोनों का यूनिक ब्लैंड हुआ, दोनों का यूनिक फ्यूजन हुआ और नई कलाकृतियां उभर कर आई।
सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर इन व्यू ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए राजस्थानी आर्किटेक्चर की क्या कुछ विशेषताएं थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी आर्किटेक्चर जो है वो रीजन का हार्श डेजर्ट क्लाइमेट वाला क्षेत्र है, बहुत ही रूखा सूखा डेजर्ट रेतीला क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। और इसमें क्या था, इसके जो आर्किटेक्चर थे उसमें क्या खूबियां थी? थिक वॉल्स, क्योंकि राजस्थान की क्लाइमेट इस तरह की थी तो उसकी क्लाइमेट से समझौता करने के लिए, बैलेंस करने के लिए थिक वॉल्स बनाई गई थी, मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी, लोकल स्टोन और ब्रिक की बनी होती थी। ये वॉल्स क्या करती थी? ये वॉल्स जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर के अगेंस्ट ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराया करती थी। झरोखाज एंड छज्जाज, यहाँ पर ओवरहैंगिंग बालकनीज होती थी, ईव्स होती थी। ये ओवरहैंगिंग बालकनीज जो है वो इंटेंस सनलाइट से, जो सीधी सनलाइट आ रही है उससे हमारा बचाव करती थी, सीधी रेन से बचाव करती थी। वेंटिलेशन सिस्टम, इनोवेटिव डिजाइन थे, जैसे विंड कैचर्स थे, वेंट थे, झरोखा थे, वेंट का मतलब झरोखा। ये फैसिलिटेट करते थे एयर फ्लो को आने देते थे और बिल्डिंग्स को नेचुरल वे में कूल करते थे। ठीक है, कोर्टयार्ड्स, बरामदे, सेंट्रल ओपन स्पेस हुआ करता था। इससे क्या था कि एयर सर्कुलेट होती थी और शेड मिलती थी, छाया मिलती थी। ऑर्नेट कार्विंग्स, ऑर्नेट का मतलब है ऑर्नामेंटल यानी कि अलंकारिक कार्विंग्स, नक्काशियां। इंट्रिकेट डिजाइन्स, बहुत ही बारीक डिजाइन होते थे, स्टोन पर, वुड पर, है ना, मेटल पर। ये एस्थेटिक अपील को, एक सौंदर्य को जोड़ते थे, बड़े सुंदर लगते थे। जैसे आज भी अगर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। और मैं तो आपको कहती हूँ कि आप अभी स्टूडेंट हैं, थोड़ा थोड़ा अपना पॉकेट मनी बचाकर आप एक शौक डालिए कि आप ऐसी जगह घूमने की आदत डालिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर, तो आपको बहुत शांति भी मिलेगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा तो बहुत मन है जैसलमेर जाने का, आप लोगों को चलना हो तो बताइएगा। और मेरा नंबर है 9149227725। आप जरूर मैसेज करिएगा वीडियो कैसी लगी। ऑर्नामेंट क्रेविंग्स में का क्या फायदा था कि ये शेड भी देती थी और प्रोटेक्शन भी देती थी, छाया भी देती थी, बचाव भी देती थी। यूज ऑफ लोकल मटेरियल, इसमें बनाने में स्टोन, वुड, थैच का मतलब होता है पुआल। पुआल क्या होती है, ये गांव के बच्चे समझते होंगे। पुआल वो होती है जो पीली पीली सी होती है ना, जो आजकल हम जलाते भी हैं, जैसे पुराली भी कहते हैं शायद, है ना, पुआल होती थी। और तो इनको स्टोन, वुड और थैच का यूज किया जाता था एनवायरनमेंट्स के से बचाने के लिए। फिर फोर्टिफिकेशन, माफ कीजिएगा, फोर्टिफिकेशन में थिक वॉल्स होती थी, बेस्टॉन्स होते थे। ये क्या करते थे, ये जैसे कोई भी इमारत है तो उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता था, फोर्ट किलाबंदी कर दी जाती थी, यानी हैवी हैवी वॉल्स बनाकर उसको घेर लिया जाता था। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हुए। आगे चलते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का क्या कॉन्सेप्ट था? तो देखिए, एंशिएंट इंडिया का जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर था वो वास्तव में बहुत ज्यादा एडवांस्ड था। क्यों एडवांस था? आपने देखा होगा, जब आपने पहले भी पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो शहरों की रचना थी कितनी सुव्यवस्थित थी, ग्रिड सिस्टम था, है ना, प्रॉपर प्लानिंग थी। तो ये हम कह सकते हैं कि हाईली एडवांस्ड था इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। इंटीग्रेटिंग रिलीजियस सिंबोलिज्म, इसमें रिलीजियस सिंबोलिज्म भी था, वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल भी अप्लाई किए हुए थे, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग भी थी, इंडस वैली वाली देख लिया, सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट भी था, है ना, बहुत अच्छे से इंडिविजुअल वेल्स दिए गए थे हर घर को, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर थे जैसे कि टेम्पल और स्तूपा, है ना, गाइडेड बाय एक्सपर्ट स्थापत्य। जो टेम्पल्स और स्तूपास किसकी गाइडेंस से बनाए गए थे? स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने, जिन्हें बहुत प्रॉपरली और बहुत तकनीकी ढंग से डिजाइन किया था। तो इन सब का जो, ये सब जो है वो परफेक्ट ब्लेंड थे स्पिरिचुअल, एस्थेटिक और फंक्शनल एलिमेंट्स के। ये जो है आध्यात्मिक रूप से भी बहुत अच्छे, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट थे, एस्थेटिक यानी ललित कला की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट थे, और फंक्शनल दृष्टि से भी, कामकाज की दृष्टि से भी इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट थे।
Sthapatis expertise in sacred geometry, aesthetics and structural designing। जो स्थापतीज थे, जो मतलब आर्किटेक्ट से थे और जो इंजीनियर्स थे, उनकी जो एक्सपर्टाइज थी, उनकी जो दक्षता थी, उनकी जो एक्सपर्टाइजेशन थी, एक्सपर्टीज थी, उसने क्या करा, उसने ज्योमेट्री, एस्थेटिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को जो है मिलाया, और इससे क्या हुआ कि आइकनिक स्ट्रक्चर निकल कर आए जो आज भी वॉन्डर करते हैं पूरे विश्व को, जो आज भी पूरे विश्व को भौचक्का करते हैं। अगर की हाईलाइट की बात करें तो रिलीजियस और कॉस्मोलॉजिकल बेसिस पर बहुत सारे टेम्पल्स थे, बहुत सारी बेदियां थी, जैसे ब्रिजेस, जो कि फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बीच में थे। वास्तुशास्त्र, साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल डिजाइन एंड ओरिएंटेशन, है ना। स्थापतीज एक्सपर्ट आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, जिनको सैक्रेड ज्योमेट्री की, पवित्र ज्योमेट्री की और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इंदुस वैली जो थी वो उसमें वो अर्बन प्लानिंग के लिए पायनियर थी, जिसमें ग्रिड सिस्टम था, एडवांस सैनिटेशन था, ड्रेनेज सिस्टम था, इंजीनियरिंग मार्वल्स। ये सब की हाइलाइट्स हैं। आप बिल्कुल इसको इसी तरह लिखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक्स होता था, रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलते थे, सीस्मिक डिजाइन देखने को मिलते थे। मटेरियल इवोल्यूशन की बात करें तो मटेरियल इवोल्यूशन में वुड से लेकर स्टोन तक का शिफ्ट आया, लोकल मटेरियल का यूज हुआ और इंटीग्रेट कार्विंग्स का यूज हुआ, बहुत बारीक नक्काशी का यूज हुआ। अब आता है, ये क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स अंडर द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। इंडियन कल्चरल हेरिटेज में क्या मूर्तिकला थी और क्या कॉइन्स थे। तो स्कल्पचर की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा की फिगराइंस मिली हैं, ब्रॉन्ज के स्टेचूज मिले हैं, है ना। मौर्यन एम्पायर में स्टोन के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, जैसे कि अशोका पिलर्स। गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में गोल्डन एज इंडियन आर्ट की ये कही जाती है, ये गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट है, जिसमें बुद्धा के स्टैचूज मिले हैं, अजंता एलोरा की कार्विंग्स मिली हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत ग्रेसफुल, बहुत स्लेंडर होते थे। स्लेंडर का मतलब बहुत पतले और बारीक होते थे, महीन होते थे। ऑफन सरपास इंडिविजुअलिटी फॉर परफेक्ट स्पिरिचुअल फॉर्म्स। परफेक्ट स्पिरिचुअल फॉर्म्स बनाने के लिए बेसिकली इंडिविजुअलिटी का ध्यान को सप्रेस करना पड़ता था, दबाना पड़ता था। यूज ऑफ मल्टीपल आर्म्स हेड्स टू शो डिवाइन पावर। डिवाइन पावर की मतलब जो अलौकिक शक्ति है, उसकी पावर को दिखाने के लिए मूर्तियों के बहुत सारे आर्म्स और बहुत सारे हेड्स बनाए जाते थे, जैसे रावण के 10 सिर, माता दुर्गा के 8 हाथ। मटेरियल इंक्लूड, जो मटेरियल इंक्लूड होता था वो क्या था, स्टोन था, मेटल था, वुड था, टेराकोटा था। अब कॉइन्स की बात करते हैं। कॉइन्स जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, 6th century BC में आए। इंडो ग्रीक्स, है ना, कुशानन्स थे। गुप्ता के गोल्ड कॉइन थे, जो दिनार ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड इसका एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भारत की इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। डिपिक्टिंग रूलर्स, जो शासन करने वाले शासक हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। उस काल के भगवानों, देवियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। उस काल के एनिमल्स, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। क्वाइनेज ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशियंट एरा में आपको पता ही है, पंच मार्क्ड कॉइन्स थे फर्स्ट मिलेनियम बीसी में। मौर्यन, गुप्ता और कुशानन एम्पायर्स ने जो है ये कॉइन्स इशू करे, जिनमें शासक और सिंबल्स हुआ करते थे। अगर मुगल एरा की बात करें तो कॉइन फीचर पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। इसके कॉइन में क्या होता था, पर्शियन इंस्क्रिप्शंस और कैलियोग्राफी होती थी। ब्रिटिश एरा में जो है, ब्रिटिश एरा में रुपी को इंट्रोड्यूस कराया गया, और उस समय में आपको पता ही है, आपके मम्मी पापा के पास पुराने होंगे, क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट होता था, क्वीन विक्टोरिया का चित्र होता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अशोका पिलर और नेशनल सिंबल्स आने लगे कॉइन्स पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कॉइन्स निकाले, जो डिनोमिनेशंस में थे, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का निकाला, तो उस पर जो है कॉइन फीचर्ड आइकनिक सिंबल्स जैसे लायन कैपिटल एंड गांधी पोर्ट्रेट। इसमें लायन कैपिटल और गांधी की
का चित्र आया, जैसे इसमें क्वीन विक्टोरिया का आया था, इसमें गांधी जी का आया। कॉइन्स आर ए की हिस्टोरिकल रिसोर्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। अब देखिए कॉइन का मतलब एक पर्पस क्या है। कॉइन क्या करते हैं, कॉइन एक तो उस काल के, जैसे अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के काल जो अब चल रहे हैं वो हमें आगे आने वाली पीढ़ी को ये जो गुजर गया काल है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ऐसे ही कॉइन क्या करते हैं, रूलर्स और डायनेस्टीज के बारे में बताते हैं, शासक और उनकी जो डायनेस्टीज हैं, जो उनकी मतलब शासन, जहां पर वो शासन मतलब राजधानियों के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में, शासक की शासन क्षेत्र के बारे में एक तरह से बताते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन वहां की उसके बारे में बताते हैं, ट्रेड और व्यापार की, ट्रेड कॉमर्स के बारे में जानकारी देते हैं, वहां के आर्ट और रिलीजियस सिंबल्स के बारे में बताते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं कॉइनेज पर। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज इन पंचमार्क कॉइन्स वाज, पंचमार्क कॉइन्स पर कुछ और भी सिंबल यूज हुए हैं, जैसे सनमार्क, चक्र, स्नेक, लिंगम का मतलब है शिवलिंग वगैरह, लिंग, स्नेक और स्वास्तिक है ना, ये सब भी यूज हुए हैं। इंडो ग्रीक जो थे वो तो वो फर्स्ट थे, ये देखिए इसे आप लिखिएगा बॉक्स में। इंडो ग्रीक्स जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू कराया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सील्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सील्स मैंने पहले भी बताया था, सील कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टैम्प्स ऑफ द प्रेजेंट एज। ठीक है, सील्स क्या है, स्टैम्प्स ऑफ प्रेजेंट एज। एंशियंट इंडिया में सील्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी, प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो सील्स होती थी वो छोटी छोटी होती थी, इंटीग्रेटेडली इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन और टेराकोटा पीसेस होती थी। तो ये बहुत महीन रूप से नक्काशी किए हुए पत्थर होते थे या टेराकोटा के पीस होते थे, जिन्हें वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ट्रेड कॉमर्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से यूज करा जाता था। डायमेंशन की बात करें तो इनका आकार 5 इंच से 0.5 मतलब आधा इंच से 2.5 इंच तक का होता था। छोटी छोटी होती थी और या इतनी बड़ी होती थी। मोस्टली फाउंड इन क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। ज्यादातर ये क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में मिली हैं। एनग्रेव्ड इन ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इस पर खुदी हुई होती थी, जो अभी तक विच इज येट टू बी डेसिफर्ड, जो अभी तक कोडिफाई नहीं हो पाई है, जिसे अभी तक रीड नहीं करा जा सका है, यानी कि अनरीडेबल है। सील्स हैव इंदुस, हरप्पन और इंदुस स्क्रिप्ट। सील पर ज्यादातर हरप्पन और इंदुस स्क्रिप्ट होती थी। एक बुक है उसमें ना खराष्टी स्क्रिप्ट लिखा है, लेकिन वो गलत है, सील्स पर हरप्पन और इंदुस स्क्रिप्ट होती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंदुस वैली सील्स, इंदुस वैली सील्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ज्यादातर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में मिली हैं। इन पर जो कार्विंग की गई है वो एनिमल सिंबल्स और स्क्रिप्ट की कार्विंग की गई है। स्क्रिप्ट हरप्पन स्क्रिप्ट है। ये जो बनी हुई है वो स्टेलाइट की बनी हुई, स्टेटाइट की बनी हुई है, टेराकोटा की बनी हुई है, और इसी तरह के और मटेरियल की बनी हुई है। ऑफर हैड ए परफोरेशन फॉर स्ट्रिंगिंग, चलो ये छोड़ दो, है ना। पर्पस, ये सील जो है बहुत सारी इंसाइट देती हैं किसी भी सिविलाइजेशन के कल्चर के बारे में, किसी भी सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो ये सील्स क्या करती हैं, किसी भी सिविलाइजेशन के कल्चर के बारे में, किसी भी सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, और किसी भी सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताती हैं। पॉटरी पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पॉटरी मैंने पहले भी बता दिया था, तो बेकार है यहाँ पर डिस्कस करना। हिस्ट्री ऑफ पॉटरी देख लीजिए, एंशियंट सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हरप्पन पॉटरी है, वहां पर इजिप्टियन, ग्रीक्स और रोमन वर ऑल अबाउट, और ये जो है क्या करते थे, ब्लैक और रेड वेयर करते थे, पेंटेड ग्रे वेयर है ना, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और कुछ और आइकॉनिक एग्जांपल हैं जैसे टेराकोटा की, है ना। ये रेडिश ब्राउन होती थी। अनग्लेज्ड पॉटरी होती थी। अनग्लेज्ड का मतलब बिना चमकी हुई, अनग्लेज्ड का मतलब
ये बहुत ज्यादा चमकी हुई नहीं होती थी, बिना चमकी हुई होती थी। ग्लेज्ड पॉटरी में कलरफुल और शाइनिंग, ये चमकी हुई पॉटरी होती थी, जैसे कि मॉडर्न सिरेमिक टाइल्स है ना, आज की सिरेमिक टाइल्स की तरह। ब्लैक पॉटरी, डिस्टिंक्टिव ब्लैक फिनिश, इसमें बड़ी अनोखी, अद्भुत, अलग तरह की ब्लैक फिनिश होती थी, जो ट्राइबल आर्ट में देखी जा सकती है, में पॉपुलर है। एग्जाम्पल हरप्पन पॉटरी। हरप्पन पॉटरी में इंटीग्रेट डिजाइन होते थे, बारीक डिजाइन होते थे, ज्यादातर एनिमल मोटिव होते थे, एनिमल के पिक्चर होते थे। ग्रीक पॉटरी में रेड और ब्लैक फिगर्स होती थी बेसिस पर, है ना। इंडियन टेराकोटा, टेम्पल टाइल्स, स्कल्पचर और एवरीडे यूटेंसिल। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले बर्तन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पपेट्स आर देयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में 2025 के लिए। पपेट्स जो है वो एक, मैंने पहले भी बता दिया है कि पपेट्स जो है एंशिएंट टाइम में एंटरटेनमेंट का लाइट, कहीं ना कहीं थेरेपी देती थी, एजुकेशन देती थी, और ये बहुत तरह की पपेट होती थी। सबसे पहले मैरियोनेट की बात करते हैं। मैरियोनेट जो है वो स्ट्रिंग कंट्रोल्ड फिगर होती थी, यानी हम एक धागे से उसको जो है मूव ऑन करते थे। एग्जाम्पल है पिनोचियो। हैंड या ग्लव पपेट, हैंड इनसाइड, हम एक हैंड को ना मतलब ग्लव के दस्ताने के अंदर डालकर घुमाते थे, फैब्रिक बॉडी होता था। एग्जाम्पल है पवा कथाकली, है ना। रॉड पपेट, रॉड पपेट जो है वो फिगर्स होती थी, जिनको हम रॉड की बड़ी बड़ी छड़ों के माध्यम से मैनिपुलेट करते थे, नचाते थे, सिंग कराते थे, डांस कराते थे, एक्ट लाइक ह्यूमन की तरह एक्ट कराते थे। यमपुरी। शेडो पपेट्स, फ्लैट फिगर्स होती थी, कास्टिंग शेडोज। ये देखिए अभी आपने कहीं डांसिंग वाले शो में देखा होगा तो एक शेडो वाले डांस बहुत चल रहे हैं, तो ये भी कुछ उसी तरह की होती थी, रावना छाया। इसका एग्जाम्पल है फिंगर पपेट। फिंगर पपेट जो है वो फिंगर से करने, आपने आज भी देखा होगा कि फिंगर पे हम ना बहुत सारे के तरह के डिजाइन लगा लेते हैं, फिर उसको फिंगर से डांस कराते हैं। तो ये छोटी छोटी फिंगर ऑपरेटेड, फिंगर से ऑपरेट करी जाने वाली फिगर्स थी, पपेट्स थी। एग्जाम्पल है टाइनी एनिमल कैरेक्टर्स, किड्स स्टोरी टेलिंग, जो छोटे छोटे एनिमल कैरेक्टर्स होते थे या बच्चों की स्टोरी टेलिंग थी वो। वेंट्रियोलॉकिस्ट डमीज, ये लाइफ साइज की माउथ मूव्स विद वॉइस, लाइफ साइज थी यानी बड़े साइज की होती थी, और माउथ मूव्स विद वॉइस, इसमें जो है मुंह से आवाज निकाली जाती थी। डनहम्स आर्म्ड द डेड टेररिस्ट, इसका एग्जाम्पल है स्टिक पपेट, अटैच टू ए स्टिक, ये एक स्टिक से, ये थोड़ी रॉड वाली तरह की होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल ट्राइबल पपेट, अफ्रीकन फॉल्क टेल्स। सॉक पपेट, जैसे ग्लव पपेट थी ना दस्तानों वाली, ऐसे ही सॉक पपेट होती थी। लैम्ब चॉप इसका एग्जाम्पल है। क्लासीफाई सम इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने कहा ही था 7 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट प्रायोरिटी पर करिएगा। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड, ये मैंने पहले भी बताया था, परफॉर्मिंग स्टाइल, एक डांसर होता है एक हार्या जो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, और इसे मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम जो है, विमेन जो है ब्राइट साड़ीज पहनती हैं और मैन धोतीज पहनते हैं। म्यूजिक कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, जो फ्लूट, वायलिन और मृदंगम से क्रिएट होता है। जेस्चर्स, हस्ताज और मुद्राज, इसमें बेसिकली क्या है, हस्ताज और मुद्राज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कथक, कथक जो है वो कथा से निकला है, स्टोरी परफॉर्मेंस इसकी टेम्पल विलेज डांस नैरेटिंग एंशिएंट स्टोरीज। ये सोलो डांस होता है वर्स रेसिटेशन के साथ, मतलब इसमें कुछ गद्य, उसमें कुछ पद्य, उसमें कुछ पंक्तियां गाई जाती हैं और उनके साथ सोलो परफॉर्मेंस होती है। फोकस इसमें इंटीग्रेट फुटवर्क, इसमें फुटवर्क ज्यादा है, बारीक होता है। एंकल बेल्स एंड स्ट्रेट लेग मूवमेंट्स, इसमें लेग के मूवमेंट होते हैं और एंकल बेल्स होती हैं। म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड होता है ना, कुचिपुड़ी। ओरिजिन परफॉर्म बाय ट्रैवलिंग एक्टर्स, ये जो है ट्रैवलिंग एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, ट्रैवलिंग एक्टर्स के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म कराया जाता था, और ट्रैवलिंग एक्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता था, कुस्लेवाज। इंक्लूड्स लास्य एंड तांडवा, इसमें जो है लास्य और तांडव स्टाइल होते हैं। मैनिफेस्ट अर्थली एलिमेंट, ये अर्थली एलिमेंट को मैनिफेस्ट करता है। डांसर में आल्सो सिंग, ये डांसर जो है वो गा भी सकता है, डांस ड्रामा एक तरह का। म्यूजिक कर्नाटक म्यूजिक यूज होता है, कर्नाटक म्यूजिक। ओडिसी क्लासिकल है, सेंसुअल है, लिरिकल डांस है ओडिशा का, ह्यूमन और डिवाइन एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है। सॉफ्ट डांस है जिसमें मुद्राज होती हैं, सूथिंग लायरिक्स होती हैं।
इसमें त्रिभंगा और चौक दो पोस्टर होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। कथकली, कथकली जो है पॉपुलर केरला का डांस है। ये स्टोरी प्ले है, कथकली जैसे कथा से निकला है। और इसमें बहुत ये इट इज फेमस फॉर इट्स मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम होती हैं, कॉस्ट्यूम का मतलब पोशाक, तो वाइब्रेंट पोशाक होती हैं इसकी। ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग फ्रॉम इंडियन एपिक्स, डांस म्यूजिक और एक्टिंग का ब्लेंड है इंडियन एपिक्स से, भारतीय महाकाव्यों से जो कहानियां ली गई हैं उनमें उन कहानियों को डांस म्यूजिक और एक्टिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। डांसर इनएक्ट स्टोरीज विद स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स, डांसर जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम पहनकर स्टोरीज को एक्ट करता है। फेशियल कलर्स सिग्निफाई मेंटल स्टेट, इसमें फेस को कलर कर दिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है मेंटल स्टेट को सिग्निफाई करते हैं। जैसे ग्रीन जो है नोबिलिटी को दिखाता है, ब्लैक जो है इविल को दिखाता है ना। मतलब अगर किसी को हमें मतलब एक एग्रेसिव वाला देना है ना, जैसे राक्षस बनाना है किसी को, तो इविल, और रेड जो है वो कंबाइनिंग रोल को दिखाता है। इसमें दोनों आते हैं, अच्छे बुरे दोनों रोल। एम्फेसाइजेस हैंड जेस्चर्स, इसमें हैंड जेस्चर्स की ज्यादा मतलब हैंड जेस्चर्स से ज्यादा काम लिया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई के मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है सत्रिया, ये असम का होता है। ये 15th सेंचुरी में सेंट शंकरादेवा ने इंट्रोड्यूस कराया था विश्वनवा फेद को स्प्रेड करने के लिए। इवॉल्व एज ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल लिंक्ड टू वैष्णवा मोनेस्ट्रीज, एक अलग तरह का स्टाइल इवॉल्व होता है इसमें, जो वैष्णवा मोनेस्ट्रीज, वैष्णवा मठ जो है, वैष्णव मठ से लिंक है। सतरिया, इसका नाम सतरिया क्यों पड़ा? इसके रिलीजियस कैरेक्टर के नाम पर पड़ा, ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ हस्त मुद्रास, इसमें हस्त मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आहार्याज और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मणिपुरी डांस मणिपुर से निकला है। एंशियंट ओरिजिन बियॉन्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री, एसोसिएटेड विद रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड लीजेंड्स ऑफ गॉड्स लाइक शिव पार्वती, शिव पार्वती भगवान के फेस्टिवल, रिचुअल और लीजेंड से प्रभावित है या संबंधित है। लार्ज रिपोर्टारे, पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रस एंड संकीर्तना, इसमें रस और संकीर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दो डिवीजन है, जगोई और लस्य एलिमेंट। जगोई जो है वो रासलीला में होता है और नाट्य शास्त्र में लस्य होता है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, डांस फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है म्यूजिक वाला, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो ये फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात करें तो राग भैरव है। राग भैरव जो है वो मॉर्निंग राग होता है। अब आपको ये रिसर्च करनी है अपनी तरफ से और कमेंट करना है कि राग भैरव में आज का कौन सा गाना लिखा हुआ है। राग मारवा, ये जो है वो लेट आफ्टरनून में गाया जाता है, सनसेट के तुरंत बाद। राग पहाड़ी इवनिंग राग है। राग यमन, आपने एक आपको याद ही होगा कि तानसेन एक ऐसे थे जिनके राग से दिए जल उठते थे, बारिश होने लगती थी, है ना। तो ये वही राग हैं और इनमें आज भी बहुत, अगर राग की बात करें ना तो इनमें आज भी बहुत ज्यादा मतलब इनमें बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है और इनमें आज भी बहुत प्रभाव है। मैंने एक बार नोट करा है, एक मैं अभी बताऊंगी, चलिए अभी आगे आगे पढ़ते हैं। राग यमन इवनिंग राग है जो सनसेट के बाद गाया जाता, सनसेट से लेकर लेट इवनिंग तक गाया जाता था। राग जोग, ये मिडनाइट के बाद गाया जाता था, इन द वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के शुरू वाले घंटे में, यानी 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में सुबह को। राग मल्हार, ये जो है वो रेन से संबंधित है, यानी जब रेन लानी हो तो ये गाया जाता था और रेन आ जाती थी। राग दीपक एसोसिएटेड विद फायर। ताल, अब देखिए ये तो राग हो गए। एक ना, एक आपने गाना सुना है जलते दिए। आप कभी भी नोटिस करिएगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप सचमुच में सोना चाहते हैं, देखिए कई बार तो हम शैतानी में नहीं सोना चाहते, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोना चाहते हैं, आप वो गाना चलाइएगा जलते दिए। जलते दिए कौन सा गाना है? जल रहा है ये दिया क्यों, मेरी तरफ ये उजाले आए हैं क्यों इनको रोकिए, है ना, जलते दिए। आप वो गाना पूरा नहीं होगा और आप सो जाएंगे। तो इनमें बहुत कुछ, मतलब इनमें वास्तव में एक शक्ति होती है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है कि ताल, रिदमिक साइकिल,
अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है कि राग में ताल, सीक्वेंस ऑफ बीट्स परफॉर्म्ड बाय सिंगर्स यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स एट फिक्स्ड टाइम साइकिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ताल इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ बीट्स इंपॉर्टेंट है, जो सिंगर्स परफॉर्म करते हैं अपने हैंड और फिंगर्स को फिक्स टाइम साइकिल में यूज करके। रिदमिकल साइकिल जो है वो 3 से 128 बीट तक के होते हैं। स्वर इसमें इंपॉर्टेंट है, 7 स्वर सारे गामा पाधा नीसा। श्रुति जो है म्यूजिकल पिच को कॉमनली कहते हैं श्रुति। नाट्यशास्त्र के अनुसार 22 श्रुतियां हैं। मूरल पेंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। मूरल पेंटिंग क्या होती है, टर्म अगर हम मूरल की बात करें तो ये जो मूरल है वो मूरस लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है वॉल। मूरल पेंटिंग माफ कीजिएगा, मूरल पेंटिंग क्या है, एक आर्ट वर्क है जो अप्लाइड डायरेक्टली ऑन टू ए वॉल, जो वॉल पर डायरेक्टली अप्लाई की जाती है, सीलिंग पर, छत पर, है ना, ऊपर छत पर अप्लाई की जाती है, बहुत बड़े और परमानेंट सरफेस पर, बहुत बड़े और परमानेंट सतह पर अप्लाई की जाती है। आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पर वगैरह पर जाते हैं ना तो दीवारों पर पेंटिंग बनी होती है, वही मूरल पेंटिंग है ना। इसमें टेक्निक क्या होती है, फ्रेस्को टेक्निक होती है बाय पेंटिंग ऑन लार्ज कैनवासेस दैट आर। इसमें यह भी होता है कि बड़े बड़े कैनवास पर हम पेंट करते हैं और उन कैनवास को बाद में वॉल पर फिक्स कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है ये फ्रेस्को पेंटिंग इन इटालियन चर्चेज। इटालियन चर्चेज में फ्रेस्को पेंटिंग इसी का एग्जाम्पल है। अजंता की एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स भी इसका एग्जाम्पल है। मैक्सिकन मूरलिज्म भी इसका एग्जाम्पल है। और ये सारे इसके मॉडर्न लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली, विश्वरूपा, है ना, कलर्स ऑफ द सोल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो मैसिव साइज, पहले ही बता दिया, इसका साइज बहुत विशाल होता है, मैसिव का मतलब बड़ा होता है। मूरल्स जो है वो बहुत बड़े, बहुत लार्ज होती हैं स्टैंडर्ड कैनवास पर फिट होने के लिए। माफ कीजिएगा। पब्लिक आर्ट, ये जो है बेसिकली पब्लिक स्पेसेस पर डिस्प्ले होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर, मैंने अभी बताया ना, लाइब्रेरीज में। स्टोरी, इसके माध्यम से कोई एक मैसेज दिया जाता है बेसिकली। स्टोरी टेलिंग, मूरल्स जो है बेसिकली स्टोरीज को डिपिक्ट करती हैं, किसी मिथ को बताती हैं, किसी कल्चरल सिंबल को बताती हैं और किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी, पहचान और वैल्यूज को बताती हैं। वाइब्रेंट कलर्स, इनको बनाने में बोल्ड वाइब्रेंट कलर्स का यूज करा जाता है जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब हो और लोगों की भावनाओं को इवोक करा जा सके, जागृत करा जा सके। डल कलर्स का यूज नहीं होता, बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्स का यूज होता है। किस लिए होता है, अटेंशन ग्रैब कराने के लिए और इमोशन इवोक कराने के लिए। टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक यूज होती हैं, जैसे फ्रेस्को टेक्निक, मोज़ैक टेक्निक, स्प्रे पेंटिंग का भी यूज होता है ना। मीडिएटर रोल, मूरल्स जो है वो एक मीडिएटर का काम करती हैं, एक माध्यम का काम करती हैं, किसके बीच में, पब्लिक, गवर्नमेंट और आर्टिस्ट के बीच में एक माध्यम का काम करती हैं। मूरल्स एक पावरफुल टूल हो सकती हैं पब्लिक अवेयरनेस का, सोसाइटल मैसेज देने के लिए इनका यूज करा जाता है, पॉलिटिकल कमेंट्री करने के लिए, इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, ये आप इस तरह से पॉइंट में लिखिएगा। स्पार्किंग कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन को स्पार्क करने के लिए, सोशल इश्यूज के बारे में बोलने के लिए। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग अब क्या होती है, दो तरह की पेंटिंग है, एक मोरल और मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब, मिनिएचर जो टर्म है वो कहां से आया है, मिनिमम से आया है, और अब बेसिकली इसका मतलब है स्मॉल स्केल। ये बेसिकली 25 स्क्वायर इंचेस की होती हैं, बहुत छोटी इंटीग्रेट आर्ट होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है ना। करेक्टराइज्ड बाई इंटीग्रेट ब्रश वर्क, बारीक ब्रश वर्क होता है, रिच नेचुरल कलर्स होते हैं, टाइनी स्केल, बेसिकली 25 स्क्वायर इंचेस की होती हैं, इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन स्टाइल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोगों को, इसमें लोगों का चित्रण करा जाता है, डिपिक्ट का मतलब चित्रण करना, एनिमल्स का चित्रण करा जाता है, स्टोरीज का चित्रण करा जाता है। ट्रेडिशनली ये कहां पर बनाई जाती हैं, पेपर पर, क्लॉथ पर, कपड़े पर या आइवरी हाथी दांत पर। मिनिएचर पेंटिंग कहां से निकल कर आई थी, ये बेसिकली डिफरेंट स्कूल से निकल कर आई थी, जैसे राजपूता, डेक्कन और मुगलों से निकल कर आई थी। मुगल एम्परर शाहजहां जो था वो मिनिएचर पेंटिंग, ये देखिए बहुत अच्छा है, मुगल एम्परर शाहजहां जो है वो मिनिएचर पेंटिंग का बहुत बड़ा पैटर्न था। हाउएवर उसके शासनकाल में ये पेंटिंग जो है
18वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर हिज रूल, उसके रूल के बाद, उसके शासन के बाद 18वीं शताब्दी में इन पेंटिंग्स का डिक्लाइन हुआ, क्षति मतलब ये गिरने लगी, विलुप्त होने लगी। बंगाल में अर्ली रूट है इसका। राजस्थान राजपूती स्टाइल में फ्लरिश होते हैं। बंगाल के बाद राजस्थान में राजपूती स्टाइल में देखने को मिलती हैं। मुगल्स में पर्शियन एलिमेंट ब्लेंड हुआ है और रिजल्ट क्या हुआ है, जब ये इन दोनों का मिश्रण हुआ तो क्या हुआ, रिच रीजनल ट्रेडिशंस आई इंडियन स्टेट के लिए। ये मतलब लिख लेना या मत लिखना, ये दोनों पॉइंट ज्यादा लिखना जरूरी है, ठीक है। प्रोसेस, पेपर प्रेप, हैंडमेड पेपर इज लेयर्ड। इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि पहले सबसे पहले पेपर प्रिपरेशन होती है। प्रेप का मतलब प्रिपरेशन, तो इसमें हाथ से बना हुआ पेपर जो है उसका लेयर मतलब उसको फैलाया जाता है। सीव्ड का मतलब छाना जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है। स्केचिंग, एक लाइट स्केच बनाया जाता है। कलरिंग, बेस कलर्स जो है अप्लाई होते हैं, जिसमें बेस कलर्स अप्लाई होते हैं। फिर फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग विद स्पेशल स्टोन्स फॉर ए रिफाइंड ग्लॉसी फिनिश। एक रिफाइंड ग्लॉसी फिनिश लाने के लिए पॉलिश होती है स्पेशल स्टोन्स के माध्यम से, की सहायता से। फीचर्स, कलर ऑफ दीज पेंटिंग्स आर आल्सो हैंडमेड। इसमें जो कलर यूज होते हैं ना वो भी हैंडमेड होते हैं। वेजिटेबल पील्स से बनाए जाते हैं, वेजिटेबल के छिलकों से, प्योर गोल्ड से, सिल्वर से, कॉन्च शेल से बनाए जाते हैं। तो इसके कलर्स भी प्राकृतिक होते हैं बिल्कुल। ये पेंटिंग्स जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेंटिंग्स जो हैं वो एक परसेप्शन देती हैं रॉयल्स की लाइफ का, कॉमन मैन की लाइफ का, शाही लाइफ और कॉमन मैन की लाइफ का। एग्जाम्पल ये सारे हैं। मुगल में कोर्ट लाइफ, हंटिंग, पोर्ट्रेट्स जहांगीर के, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है वनस्पति, एनिमल्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। राजपूता की पेंटिंग में हिंदू एपिक्स का चित्रण है, राधा कृष्ण का चित्रण है और वाइब्रेंट कलर्स का यूज हुआ है। एक्सप्रेसिव आईज, आईज के एक्सप्रेशन बहुत खास हैं। पाला स्कूल, बुद्धिस्ट मैनस्क्रिप्ट, माइथोलॉजिकल फिगर्स इसमें दिखाई गई हैं। पर्शियन में मैनस्क्रिप्ट हैं, एपिक्स हैं, पोएट्री है, रॉयल लाइफ है, पैटर्न्स है। तो ये है इसका। व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट का देखिए पहले ही समझा दिया था। अब डिफरेंट मार्शल आर्ट की फॉर्म क्या है? कलारी पायत्तू, ये सबसे ज्यादा ओल्डन नोन सिस्टम है। इसमें स्टिक, स्वार्ड, तलवार, स्वार्ड का मतलब है तलवार, और प्रेशर पॉइंट होते हैं। सिलामामन, ये बैम्बू स्टाफ फाइटिंग है, बैम्बू से बांस से लड़ा जाता है। गटका सिख मार्शल आर्ट है जो स्वार्ड, स्टिक और कृपाण से लड़ी जाती है। कृपाण वो उनकी तलवार होती है। थंग था, ये मणिपुर का है, इसमें स्वार्ड होती है, स्पीयर भाला होता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट होता है, बिना किसी शस्त्र के मल्ल युद्ध होता है। लाठी खेला वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ इंडिया का है, इसमें बैम्बू स्टिक, बांस की स्टिक से लड़ा जाता है, फाइट की जाती है। परिखंडा ये बिहार का है, इसमें स्वार्ड और शील्ड होती हैं, है ना, तलवार और शील्ड होती हैं। स्क्वे, स्क्वे में स्वार्ड और डैगर्स होते हैं। खंजर, डैगर्स का मतलब खंजर। काठी समूह ये आंध्र प्रदेश का है, स्वार्ड फाइटिंग होती है। अनआर्म्ड, अब ये तो सारी आर्म्ड वाली यानी शस्त्रों वाली थी। अनआर्म्ड में क्या होता है? मुष्टि युद्ध, वाराणसी का है ये, इसमें पंचिंग रेसलिंग होती है ना। मल्ल युद्ध, इसमें ट्रेडिशनल रेसलिंग होती है, जो आपने देखी होगी वो वाली पिक्चर, कौन सी, वो फोगाट वाली पिक्चर आई थी ना, अपने तो अपने होते हैं, वो वाली। वर्मा कलाई तमिलनाडु का है ना। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इसमें, वाइटल स्पॉट्स होते हैं। तो इतना ही लिखना बस, इससे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मलखंब, एक्रोबेटिक्स, रेसलिंग ऑन पोल, आपने देखा होगा एक्रोबेटिक्स पोल वाली, जो अब आजकल डांस इंडिया डांस में भी दिखाई जाती है ना, वो वाली। पेका अखंडा ये उड़ीसा की है, वॉरियर डांस कॉम्बैट फॉर्म है, यानी युद्ध जैसी डांस कॉम्बैट फॉर्म है। थोटा ये आर्चरी बेस्ड मार्शल आर्ट है, आर्चरी का मतलब तीर कमान। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पुष्कर मेला, श्रावणी मेला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। श्रावणी मेला जो है वो ये सावन का मेला है, मैं आपको बता दूं, आप कभी कंफ्यूज हो। मंथ लॉन्ग, एक आपको पता ही है कि सावन एक मास का होता है, तो हिंदू पिलग्रिमेज है जो देवघर और झारखंड में लगता है। श्रावण मंथ में जुलाई अगस्त में होता है। कांवड़िया जो है इसमें हॉली वाटर लाते हैं गंगा रिवर से बैद्यनाथ टेम्पल तक हॉली वाटर लाते हैं। डिवोटीज जो हैं वो बेयर फुट, नंगे पैर चलते हैं, भजन गाते हुए चलते हैं और पूजा करते हैं।
मैसिव इवेंट है जिसमें मिलियंस ऑफ डिवोटीज भाग लेते हैं। अभी भी आपने देखा होगा तो जो इस बार की श्रावण यात्रा थी उसमें लगभग 8 लाख या 8 करोड़, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 8 लाख से ज्यादा ही होंगे, तो 8 करोड़ मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। ये थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा प्लीज। इसमें इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता है, बड़ा ही मतलब एक जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रीफाइंग, बहुत एक ज्वलंत एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रहता है। आजकल तो आपने देखा होगा ना वो डाक कावड़ वगैरह आती हैं तो बड़ा ही वाइब्रेंट होता है ना। वाई इट इज हेल्ड, रूट इन समुद्र मंथन माइथोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके रूट हैं समुद्र मंथन माइथोलॉजी में। लॉर्ड शिवा ने बहुत सारा पॉइजन पी लिया था, इस संसार को बचाने के लिए जहर पी लिया था। गॉड ऑफर्ड गंगाज वाटर टू सूथ हिज थ्रोट, तो भगवानों ने उनके गले को शांति देने के लिए, सूथ करने के लिए, आराम देने के लिए गंगा माता का पानी उनको ऑफर किया। इसी को ध्यान में रखते हुए डिवोटीज जो है वो गंगा का वाटर शिव पर चढ़ाते हैं। व्हाट डज इट शो, ये मेला क्या दिखाता है? ये मेला पिनांस को दिखाता है। पिनांस का मतलब है तपस्या को दिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है, अनवेवरिंग फेथ, जो कभी मतलब मतलब फेथ को दिखाता है, कभी ना हिलने वाले विश्वास को दिखाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला पुष्कर में लगता है राजस्थान में, कार्तिक पूर्णिमा के पर लगता है। और इसमें जो है पुष्कर लेक में, पुष्कर की झील में लोग डिप लेते हैं, स्नान करते हैं। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री। ओरिजिन ऑफ पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो है पुष्कर केमिकल फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रूट्स एंशियंट हिंदू माइथोलॉजी में है। लीजेंड कहते हैं ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जो इस संसार के क्रिएटर हैं, उन्होंने एक कमल का फूल यहाँ पर ड्रॉप किया था, डाला था, और ये स्पॉट इस कारण से सैक्रेड हो गया, हॉली हो गया, पवित्र हो गया। हर साल बहुत सारे लोग पुष्कर की लेक पर गैदर होते हैं इस फेयर के लिए, और इंडिया का ये लार्जेस्ट कैमल फेयर भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए कल्चरल इवेंट, इसमें फोल्क डांस होते हैं, म्यूजिक होता है, हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनियां लगती हैं, स्पिरिचुअल और फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहता है, टेंपल विजिट की जाती है लॉर्ड ब्रह्मा के टेंपल की। फेमस कैमल फेयर है, लाइव स्टॉक फेयर होता है जहां पर कैमल, हॉर्स, कैटल आते हैं। शॉपिंग में लोकल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल की शॉपिंग होती है, फूड स्टाइल लगते हैं, रांझा फूड, स्वीट, कल्चरल प्रोग्राम्स में डांस, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। ये इसके आकर्षण है, अट्रैक्शन है ना, ये सारे इसके अट्रैक्शन है। कुछ मेजर फेयर और भी हैं, पुष्कर मेला तो हो ही गया। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला के ये अगला क्वेश्चन है ना, सब मेजर फेयर्स ऑफ इंडिया। पुष्कर मेला जो है, सूरजकुंड मेला जो है वो फरीदाबाद में, हरियाणा में लगता है, फरवरी के अराउंड लगता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंटरनेशनल क्राफ्ट है, ये इंटरनेशनल है। देखिए ये इंडियन और इंटरनेशनल आर्ट को दिखाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, हैंडीक्राफ्ट और आर्ट की एग्जीबिशन होती हैं, फूड स्टॉल लगाए जाते हैं जो लोकल क्यूजाइन को सर्व करते हैं। लेकिन लोकल क्यूजाइन का मतलब लोकल खान पान को सर्व करते हैं, वहाँ के लोकल खान पान को। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, बहुत सारे विजिटर इंडिया से और बाहर से आते हैं। कुंभ मेला, कुंभ मेला 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में महाकुंभ लगता है। अभी लगा था, आपको पता ही है, आपके एग्जाम भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे। मास हिंदू पिलग्रिमेज है, बहुत बड़े लेवल पर हिंदू तीर्थ यात्रा का केंद्र है। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता है, एक बहुत बड़ा धार्मिक संगम होता है। महासंगम, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है महासंगम होता है जो हर साल हर 12 साल बाद आता है। महाकुंभ एट वन ऑफ द 4 हॉली प्लेसेस, महाकुंभ जो है वो 4 हॉली प्लेसेस पर लगता है, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। अर्ध कुंभ जो है 6 साल बाद होता है। उर्स एट अजमेर शरीफ, उर्स कब लगता है? बर्थ और डेथ एनिवर्सरी पर लगता है। फेमस सूफी सेंट्स, जो फेमस सूफी सेंट्स हैं दरगाह पर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर भी और डेथ एनिवर्सरी पर भी लगता है। सारी कास्ट, इसकी ये खासियत है कि ये जो उर्स है ये कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। कम्युनल हार्मनी का मतलब है सांप्रदायिक सौहार्द,
क्योंकि ये किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। जैसे सलीम चिश्ती की दरगाह है ना फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास, वहां सब लोग जाते हैं, है ना। दरगाह ऑफ शेख मुइद्दीन चिश्ती, ये जो है कहाँ लगता है, शेख मुइद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है, जिन्होंने चिश्ती सूफी ऑर्डर का शिलान्यास किया था, मतलब चिश्ती सूफी ऑर्डर स्कूल की स्थापना करी थी। एनुअल उर्स लास्ट 7 डेज, ये उर्स जो है वो 7 दिन तक चलता है, कव्वाली सेशन भी इसमें होते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में लगती है, थाउजेंड ऑफ नहीं लैक्स ऑफ, थाउजेंड तो कम है, लैक्स ऑफ डिवोटीज जो है वो जगन्नाथ भगवान के चैरियट को खींचते हैं, रथ को खींचते हैं। इसकी बारे में मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये आ सकता है आपका अलग से, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। रथ यात्रा का अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये, है ना। चैरियट जो इसके होते हैं वो उस नीम वुड से बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी आयरन का यूज नहीं होता, नो आयरन, नो कील, नो धातु इसमें यूज होती है। और ये जो है भगवान जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा देवी माता रानी, है ना, इनकी यात्रा है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से स्टार्ट होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जगन्नाथ मंदिर से स्टार्ट होती है, और जो है गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहाँ तक जाती है, गुंडीचा मंदिर तक जाती है, हर साल मनाई जाती है। और ये मनाया कब जाता है, पुरी का ये जो है ना, ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ इंग्लिश में लिख दीजिएगा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की, शुक्ला पक्ष की सेकंड यानी द्वितीय तिथि को, यानी सेकंड तिथि को बनाया जाता है ये, ठीक है। और 3 रथ होते हैं इसमें, भगवान जगन्नाथ का, देवी सुभद्रा का और बलराम जी का। गोवा, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है अगला, गोवा कार्निवल। ये फरवरी में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की बात करें तो मई जून में आती है ये, वैसे तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है, लेकिन मई जून समझ लीजिए आप। गोवा के रेजिडेंट के लिए 1 हफ्ते तक चलने वाला, स्पेशली पंजिम उनका एक फेस्टिवल होता है, उसके उपलक्ष्य में 1 हफ्ते तक चलने वाला फेस्टिवल है। बहुत बड़ा कार्निवल होता है वर्ल्ड का। फीचर्स ए स्ट्रीट परेड, इसमें एक स्ट्रीट परेड निकलती है, सड़क पर परेड निकलती है, जिसमें डेकोरेटिव हॉर्सेस होते हैं। डेकोरेटिव हॉर्सेस से चलाए जाने वाले कैरेजेस होते हैं, कैरेजेस भी रथ ही होते हैं, ब्लॉक कार्ट्स और बैलून्स होते हैं। अब ये कुछ फेस्टिवल हैं। जन्माष्टमी एनुअल हिंदी फेस्टिवल है, लॉर्ड कृष्णा के बर्थ को, जो कि 8वें अवतार थे विष्णु जी के, उस पर मनाया जाता है। ये देखिए, इसमें कुछ इतना तो देखने लायक नहीं है। मुहर्रम, ईस्टर देख लीजिए, मुहर्रम देख लीजिए पहले। फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, प्री इस्लामिक अरेबिया हैड वारिंग ट्राइब्स दैट फॉट ओवर माइनर इश्यूज। प्री इस्लामिक अरेबिया में कुछ एक वारिंग ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, जो एक छोटे से इशू पर लड़ मरी। फाइटिंग वाज प्रोहिबिटेड इन 4 सेक्रेड मंथ्स। फाइटिंग जो है वो 4 पवित्र महीनों तक चली, और उनमें से एक मुहर्रम है। ओल्डेस्ट एंड हॉलीएस्ट क्रिश्चियन फेस्टिवल, कॉमरेड्स। ये बहुत पुराना और बहुत पवित्र क्रिश्चियन फेस्टिवल है। इसमें जो श्रद्धालु हैं वो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन को जो है उस पर पूजा करते हैं। जिस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर लटकाया गया था, उस दिन ये मनाया जाता है। और क्रिश्चियन इसमें स्पेशल प्रेयर्स करते हैं, स्पेशल सर्विसेज वो करते हैं, समाज सेवा टाइप की। होली का आपको पता ही है, दिवाली पता है, ईद उल फितर सब पता है आपको, नवरात्रि पता है, ओनम। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, इसमें जो है फसलों की कटाई का फेस्टिवल है, जो किंग महाबली की याद में मनाया जाता है। फ्लोरल डेकोरेशन होती हैं, फीस्ट यानी दावतें होती हैं, डांसेस होते हैं, छठ, ये सब पता ही है आपको। करंट डेवलपमेंट ऑफ
इन आर्ट एंड कल्चर, 3 मेन स्टाइल्स। देखिए करंट डेवलपमेंट आर्ट एंड कल्चर में कैसे हुआ है। बायोफिलिक आर्ट, बायोफिलिक आर्ट में क्या होता है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हम नेचर के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, है ना। इसका एम क्या होता है कि ह्यूमन को नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करना। आजकल आपने देखा होगा कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। तो बायोफिलिक आर्ट में यही होता है कि इसमें ह्यूमन को नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करा जाता है। बायोफिलिक आर्ट में नेचर इंस्पायर्ड पेंटिंग होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, लिविंग वॉल्स होती हैं, ग्रीन इंस्टॉलेशन होते हैं, इको आर्ट होती है, स्ट्रीट आर्ट। अब आगे देखते हैं स्ट्रीट आर्ट। स्ट्रीट आर्ट एक विजुअल आर्ट फॉर्म है जो पब्लिक स्पेसेस पर क्रिएट की जाती है। बेसिकली इसमें ग्राफिटी, मूरल्स, स्टेंसिल्स, पोस्टर, इंस्टॉलेशन होती है। स्ट्रीट आर्ट का काम क्या है कि ये अर्बन एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करती है, परिवर्तित करती है, ये सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। एआई असिस्टेड आर्ट, एआई असिस्टेड आर्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आर्ट वर्क को एनहांस करती है, जैसा कि आजकल आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जनरेटिव पोर्ट्रेट्स हैं, स्टाइल ट्रांसफर आर्ट है, डिजिटल कोलाजेस हैं, म्यूजिक कंपोजिशन है, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसमें तो आप खुद ही लिख दीजिएगा बहुत कुछ। डिजिटल आर्ट एंड एनएफटीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटल आर्ट को कंपैटिबल बनाती है और एक नया मार्केट क्रिएट करती है एआई जनरेटेड आर्ट के लिए। इंटरेक्टिव आर्ट, एआई पावर इंस्टॉलेशंस जो है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को ही अच्छे से लिखिएगा। इको आर्ट, आर्टिस्ट जो हैं वो सस्टेनेबल मटेरियल का यूज करके एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, सामने लाते हैं और इको कॉन्शियसनेस को प्रमोट करते हैं। सोशल जस्टिस आर्ट, सोशल जस्टिस आर्ट में ये आर्ट जो है सोशल इश्यूज को हाईलाइट करती है, जैसे कि आइडेंटिटी को, मेंटल हेल्थ को, इनइक्वालिटी को, है ना, और उस पर डायलॉग और चेंज होता है। बस ये वाला नहीं करने की जरूरत है, ये इतना कुछ करने की जरूरत, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। लिटरेरी डेवलपमेंट्स इंक्लूड, लिटरेरी डेवलपमेंट्स की बात करें तो एआई असिस्टेड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जैसे चैट जीपीटी और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है ना, जो लोगों को सजेशन देते हैं प्लॉट डेवलपमेंट के लिए, कोऑर्डिनेट करते हैं और यहाँ तक कि कंटेंट भी जनरेट करके देते हैं। हाइपर टेक्स्ट एंड इंटरेक्टिव फिक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो इमर्सिव स्टोरी टेलिंग को इनेबल करते हैं और ऑथर और रीडर के बीच में जो लाइन ब्लर हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं। ट्रेडिशनल चेंजेस इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ट्रेडिशनल चेंजेस जो हैं वो बहुत प्रकार के हैं। पहला चेंज जो है वो शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज। आज अर्बनाइजेशन के कारण, माइग्रेशन के कारण जॉइंट सिंगल फैमिली जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। इंक्रीज्ड फोकस ऑन एजुकेशन, आज हमारा फोकस एजुकेशन पर ज़्यादा बढ़ा है, एजुकेशन अब हाईली वैल्यूड है और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किस पर, स्किल डेवलपमेंट पर दिया जाता है। जेंडर रोल चेंज हो रहे हैं, विमेन जो है वो प्रोमिनेंट रोल में आ रही हैं, सोसाइटी में, वर्कफोर्स में आ रही हैं। आज की विमेन जो है, इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, वो नेता, अभिनेता, है ना, अभिनेत्री मतलब अधिवक्ता, ये सब बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, है ना, बिजनेस वूमेन बन रही हैं। कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्फ्लुएंस, ग्लोबलाइजेशन ने नया कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को इंट्रोड्यूस किया है और अब हम ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के मिश्रण से आगे कुछ अच्छा नया क्रिएट कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, सिटी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहा है, फास्ट पेस्ड होता जा रहा है, तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चेंजेस है वो इंडिया के इवॉल्विंग सोशल लैंडस्केप को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। इंडियन कल्चरल और कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड, भारत के कंट्रीब्यूशन क्या है संसार के लिए, तो इंडिया के कल्चरल कंट्रीब्यूशन में योगा आएगा। आज हमारा योगा जो है वो बाहर के देशों में जाता जा रहा है। मोदी जी ने अभी जो है योगा बाहर जाकर भी करा था, योगा दिवस पर, है ना, मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन आप देख लीजिएगा। आयुर्वेदा, एंशंट सिस्टम ऑफ एडिशन मेडिसन, अब जो हमारा एंशंट सिस्टम है मेडिसन का, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जो है वो कहीं ना कहीं
आज पूरे विश्व में उसका प्रचार हो रहा है और वो फोकस कर रही है बैलेंसिंग पर और नेचुरल हीलिंग पर। क्यूजाइन, हमारे खान पान, पॉपुलर डिशेस जैसे कढ़ी, नान, तंदूरी चिकन, इनका प्रभाव दूसरे देशों में भी बढ़ता जा रहा है। म्यूजिक एंड डांस, बॉलीवुड स्टाइल, भरतनाट्यम, कथक, ये इन सब का प्रभाव मतलब दूसरे देशों में भी जा रहा है। लिटरेचर, वेदास को बाहर पढ़ा जा रहा है, वेदास की व्याख्या हो रही है, बहुत सारे अलग लैंग्वेजेस में उनके ट्रांसलेशन हो रहे हैं। एपिक लाइक रामायण महाभारत, इनके ट्रांसलेशन हो रहे हैं। आर्किटेक्चर, आइकनिक स्ट्रक्चर जैसे ताजमहल और एंशियंट टेम्पल, सूर्य कोणार्क टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ये जो है बहुत ज्यादा हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। फिलॉसफी, अब हमारे देश की जो फिलॉसफी है, कर्मा की, धर्मा की, नॉन वायलेंस की फिलॉसफी, इसको पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिल रहा है। फेस्टिवल, जो हमारे वाइब्रेंट फेस्टिवल हैं, दिवाली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, नवरात्रि फेस्टिवल, है ना, ईद का फेस्टिवल, इन सब की जो है चर्चा पूरे विश्व में है। टेक्सटाइल, रिच फैब्रिक्स जैसे कि सिल्क, कॉटन, इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, महीन कढ़ाई, ये सब जो है भारत की कल्चरल हेरिटेज को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। रोल ऑफ सिनेमा, इंडिया सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है? इंडिया की सॉफ्ट पावर का मतलब है इंडिया की शक्ति, है ना। इंडिया की इंडियन सिनेमा जो है वो पर्टिकुलरली बॉलीवुड का जो सिनेमा है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को शेप देने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है? कल्चरल एम्बेसडर, ये भारत, ये कल्चरल एम्बेसडर, एक दूत का काम कर रहा है। इंडियन फिल्म्स जो हैं वो इंडिया के रिच कल्चर को दिखाती हैं, रिच ट्रेडिशन को दिखाती हैं और ग्लोबल ऑडियंस को इंडिया की वैल्यूज के बारे में बताती हैं। कई फिल्में हमारी ऑस्कर में जा चुकी हैं, है ना, ग्लोबल रीच। बॉलीवुड की फिल्में जो है 90 कंट्रीज में देखी जाती हैं, इसको कल्चरल एक्सपोर्ट का केंद्र बनाने के लिए सॉफ्ट पावर टूल। इंडियन सिनेमा जो है वो इंडिया की इमेज को, इंडिया की वैल्यूज को, इंडिया के ट्रेडिशंस को पूरे विश्व के कैनवास पर अंकित करता है और इससे हमारा जो है माफ कीजिएगा, हमारा जो है विश्व में प्रचार होता है। टूरिस्ट बूस्ट, फिल्म जो है इंडिया की ब्यूटी को दिखाती हैं, है ना। कई पिक्चरों में इंडिया के जो है ताजमहल दिखाए, कई पिक्चरों की शूटिंग ताजमहल में हुई है, जैसलमेर में हुई है। तो इसके माध्यम से इंडिया की ब्यूटी जो है वो बाहर के देशों में जाती है और उससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। डायस्पोरा डायस्पोरा कनेक्शन, डायस्पोरा कनेक्शन का मतलब है, जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब होता है कि आपका जो है, जी बिल्कुल, आप, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी समुदाय जो है। इंडिया फिल्म जो है वो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करती है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फोस्टर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्रॉस कल्चर एक्सचेंज तो होता ही है, कोलैबोरेशन एंड को प्रोडक्शन होते हैं इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स से और उससे क्रॉस कल्चर एक्सचेंज होता है, एक देश का कल्चर दूसरे देश में जाता है। तो ओवरऑल इंडियन सिनेमा जो है पावरफुल टूल है इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए और इंडिया की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एक्सचेंज को दिखाने के लिए। अब एक बार मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। यूनिट तो बहुत बड़ा हो ही गया है, आप कौन कौन सी क्वेश्चन करके खुश हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए डांस का बिल्कुल मत छोड़िएगा, सबसे पहले उस पर करिएगा, उसके बाद आप करिएगा, उसके बाद आप जो है मार्शल आर्ट का कर लीजिएगा, ठीक है। सील्स का करिएगा, फेयर्स एंड फेस्टिवल बहुत आसान भी है, ये इंडियन सिनेमा का करिएगा, ये 5 कुछ, और ये फिर करिएगा इंडियन आर्किटेक्ट। देखिए सेकंड प्रायोरिटी पर इंडियन आर्किटेक्ट, फर्स्ट पर डांस का रखिएगा, सेकंड पर इंडियन आर्किटेक्ट रखिएगा, थर्ड पर सील्स रखिएगा, फोर्थ पर फेस्टिवल वाला रखिएगा और फिफ्थ पर मार्शल आर्ट रखिएगा और फिर सिक्स्थ पर ये रखिएगा। ये क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। और शॉर्ट तो सारे देख लीजिएगा। आई होप आपको यूनिट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। हैव ए वेरी नाइस टाइम।